नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इति युग में। जरा एक ऐसे ऐतिहासिक पल की कल्पना कीजिए जहां दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक को किसी दूसरे देश की सेना ने मतलब सीधे युद्ध में नहीं हराया। हाँ, बल्कि बाहर से आए कुछ व्यापारी एक किराएदार की तरह उस साम्राज्य में घुसे। बिल्कुल, धीरे धीरे पूरी संपत्ति पर कब्जा जमाया और अंत में असली मकान मालिक पर ही अवैध कब्जे और देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया। सुनने में किसी सस्पेंस थ्रिलर की कहानी लगती है, लेकिन 19वीं सदी के भारत में ठीक ऐसा ही हुआ था। सही कहा। तो आज के हमारी इस स्रोतों की विस्तृत चर्चा में हम 16वीं से 19वीं शताब्दी तक भारत में साम्राज्यों की इसी पूरी संरचनात्मक यात्रा को समझने वाले हैं। मतलब हमारा मकसद आज राजाओं, उनकी तलवारों या उनके महलों की खूबसूरती पर बात करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम उस प्रशासनिक मशीनरी, उस छुपे हुए इंजन को डिकोड करने वाले हैं जिसने इतने विशाल भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांध कर रखा। इस साम्राज्यवादी इंजन की कहानी में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस मशीनरी पर मुगलों ने सदियों तक राज किया, उसका असली डिजाइन उन्होंने खुद तैयार नहीं किया था। अच्छा, तो फिर किसने किया था? इसकी असली नींव मुगलों के एक कट्टर दुश्मन शेरशाह सूरी ने रखी थी। अरे वाह, मतलब शेरशाह सूरी का वो विजन। हाँ, शेरशाह ये बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि तलवार के जोर पर जमीन जीतना एक बात है, लेकिन उस पर लंबे समय तक शासन करने के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो बिना राजा के सीधे दखल के भी काम करता रहे। तो एक तरह से उन्होंने सत्ता का एक बहुत ही केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड मॉडल तैयार किया होगा। एकदम सही। पूरे साम्राज्य को सरकार यानी जिलों में और फिर परगना मतलब उप जिलों में बांट दिया गया। सरकार के स्तर पर दो बहुत अहम पद बनाए गए। रणनीतिक दांव शेरशाह ने चला, जो मैंने पढ़ा था वो था अधिकारियों का लगातार तबादला, है ना? हाँ बिल्कुल। हर 2 या 3 साल में इन अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था। इसे आज की आधुनिक ब्यूरोक्रेसी की तरह देखा जा सकता है। मैं सोच रही थी कि मकसद तो बहुत साफ था। अगर कोई अधिकारी एक ही जगह पर 5 या 10 साल टिक गया तो वो वहां के स्थानीय जमींदारों से सांठगांठ कर लेगा, अपनी एक छोटी सी रियासत खड़ी कर लेगा और अंततः केंद्र के लिए खतरा बन जाएगा। सही बात है, लेकिन प्रशासन सिर्फ अधिकारियों से तो नहीं चलता, उसके लिए पैसा चाहिए। यहाँ मुझे शेरशाह की आर्थिक नीतियाँ बहुत आधुनिक लगती हैं। आप रैयत प्रणाली की बात कर रही हैं। हाँ, जहां खेत की मिट्टी की गुणवत्ता को अच्छी, मध्यम या खराब में बांटा जाता था और उसके हिसाब से टैक्स तय होता था। और इस आर्थिक ढांचे की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि शेरशाह मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन के कितने बड़े समर्थक थे। मतलब सब कुछ एक जैसा, एक पैमाने पर। बिल्कुल। देखिए, अगर आपको पूरे उपमहाद्वीप से टैक्स वसूलना है तो नापने का पैमाना एक होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सिकंदरी गज की शुरुआत की। सिकंदरी गज? हाँ, जो 32 अंकों का एक सटीक पैमाना था। इसके बाद राज्य का हिस्सा उपज का 1/3 तय कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी क्रांति थी उनकी मुद्रा। उन्होंने अलग अलग धातुओं के मिले जुले सिक्कों का चलन बंद करके 178 ग्रेन का एक बेहद शुद्ध चांदी का सिक्का पेश किया था ना, जिसे रुपया कहा गया। एकदम सही। साथ में तांबे के दाम और सोने की मोहर भी चलाई। एक मानकीकृत मुद्रा होने से बंगाल का कोई व्यापारी बिना एक्सचेंज रेट के नुकसान के सीधे लाहौर तक व्यापार कर सकता था, जिससे अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त उछाल आया होगा। बिल्कुल आया। और व्यापार को इसी उछाल को सपोर्ट करने के लिए जरूरत थी एक मजबूत सप्लाई चेन की। ग्रैंड ट्रंक रोड का जन्म होता है, जो बंगाल के सोनारगांव से लेकर सिंधु नदी तक फैली हुई थी। हाँ, और इसके किनारे हर थोड़ी दूरी पर 1700 से ज्यादा सराएं या विश्राम गृह बनाए गए। और मजे की बात यह है कि ये सराएं सिर्फ यात्रियों के रुकने की जगह नहीं थी। तो और क्या काम था इनका? ये उस समय के डेटा सेंटर और संचार के हब थे। दारोगा डाक चौकी नाम का एक पूरा विभाग था, जिसके जासूस और घुड़सवार संदेशवाहक इन्हीं सरायों के नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। अरे वाह, मतलब अगर बंगाल में कोई हलचल हो रही है तो उसकी खबर बिजली की तेजी से दिल्ली पहुंच जाती थी। बिल्कुल। और इसी सटीक बुनियादी ढांचे को मुगलों ने, विशेषकर अकबर ने अपनाया और उसे एक विशाल उच्च स्तरीय इंजन में बदल दिया। यहाँ हम मनसबदारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अकबर ने 1567 में जिस मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना की
वो दरअसल नागरिक प्रशासन और सैन्य शक्ति का एक बहुत ही अचूक विलय था, जो कि मध्य एशियाई सैन्य मॉडलों पर आधारित था, लेकिन इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाल दिया गया था। सही कहा आपने। इस व्यवस्था में कागज पर 66 श्रेणियां थीं, हालांकि व्यवहार में 33 ग्रेड ही काम करते थे। और इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले 2 मुख्य पिलर थे, जात और सवार। इसको अगर आज की भाषा में डीकोड करें तो ये किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब जात एक तरह से आपका पे ग्रेड या आपका कॉर्पोरेट लेवल है, जो तय करता है कि दरबार में आपकी हैसियत क्या होगी और आपको व्यक्तिगत वेतन कितना मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है। और सवार ये तय करता है कि आपके अंडर काम करने वाली टीम का साइज क्या होगा, यानी आपको साम्राज्य के लिए कितने घुड़सवार और सैनिक हर समय तैयार रखने होंगे। एकदम सही। प्रथम श्रेणी का मनसबदार वो था जिसका सवार रैंक उसके जात रैंक के बराबर होता था। और इस कॉर्पोरेट एनालॉजी को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो इनके भुगतान का तरीका और भी दिलचस्प था। क्या सीधे शाही खजाने से पैसा मिलता था? कुछ अधिकारियों को सीधे नकद वेतन मिलता था, जिसे नकदी कहते थे, लेकिन ज्यादातर को जागीर दी जाती थी। और जागीर का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आपको उस जमीन का मालिकाना हक मिल गया। बिल्कुल नहीं। ये तो कंपनी के शेयर्स या प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल जैसा था। मतलब आपको बस उस खास इलाके से अपना वेतन वसूलने का अधिकार दिया गया है। जी हाँ। और मैंने पढ़ा था कि ये सिस्टम पूरी तरह से मेरिट यानी योग्यता पर चलता था। पिता मनसबदार है तो बेटा भी मनसबदार बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं था। हाँ, और यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने साम्राज्य को टूटने से बचाया। मुगलों ने ये सुनिश्चित किया कि जागीरदारों का लगातार तबादला होता रहे, जैसे शेरशाह ने किया था। आज आप अवध की जागीर से टैक्स वसूल रहे हैं तो 2 साल बाद आपको मालवा भेज दिया जाएगा। बिल्कुल। इससे कोई भी मनसबदार किसी एक इलाके में अपनी जड़ें नहीं जमा पाया। उनकी वफादारी सीधे दिल्ली के सिंहासन के प्रति बनी रही। और जब ये इंजन अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा था, बिना रुके टैक्स का पैसा केंद्र तक पहुंच रहा था, तो जाहिर है कि उस अथाह संपत्ति का प्रदर्शन भी होना था। हाँ, और वो प्रदर्शन हमें उस दौर की कला और वास्तुकला में साफ दिखाई देता है। देखिए, जब राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता आती है तो साम्राज्य महलों और इमारतों को सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक पीआर कैंपेन की तरह इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही। अकबर के युग में लाल बलुआ पत्थर से बने विशाल आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा शक्ति का प्रतीक थे। लेकिन शाहजहां तक आते आते जब खजाना पूरी तरह भर चुका था तो वास्तुकला का स्वरूप ही बदल गया। हाँ, सफेद संगमरमर, पिएत्रा ड्यूरा यानी पत्थरों पर कीमती रत्नों की बारीक पच्चीकारी और समरूपता, जिसका चरम उदाहरण ताजमहल है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये दुनिया को ये बताने का तरीका था कि मुगलों के पास बेहिसाब दौलत और समय है। और अगर पेंटिंग्स की बात करें तो जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्ण युग था। उस्ताद मंसूर जैसे कलाकारों ने वनस्पतियों और जीवों की इतनी यथार्थवादी और रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाई कि लगता था जैसे वो अभी कैनवस से बाहर आ जाएंगे। फारसी और भारतीय शैलियों का एक बेहतरीन मिश्रण हो रहा था। और इसके साथ ही अकबर ने सुल-ए-कुल यानी सार्वभौमिक शांति की नीति लागू की। 1564 में जजिया कर हटा दिया, जिससे साम्राज्य को एक वैचारिक और सामाजिक मजबूती मिली। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप पहाड़ की चोटी पर होते हैं तो वहां से हर रास्ता नीचे की तरफ ही जाता है। बिल्कुल सही कहा। इसी विशाल विस्तार ने पतन के ऐसे बीज बोए जो इस पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला करने वाले थे। और पतन की उस शुरुआत को समझने के लिए हमें औरंगजेब के शासनकाल को देखना होगा। हाँ, उस समय साम्राज्य अपने अधिकतम आकार करीब 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका था। लेकिन ये विस्तार कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जाल था, जिसे इतिहास में दक्कन का नासूर कहा जाता है। बिल्कुल। औरंगजेब दक्षिण भारत के सुल्तानों और मराठों को पूरी तरह कुचलने के लिए एक बहुत ही जिद्दी अभियान पर निकल पड़े। 25 सालों तक मुगलों की पूरी चलती फिरती राजधानी, लाखों सैनिक और अधिकारी दक्कन में ही फंसे रहे। बाप रे, 25 साल! इसे एक अंतहीन युद्ध ने तो शाही खजाने को चूस लिया होगा और सेना को थकाकर मार डाला होगा। हाँ, और यहीं से वो बेजागीरी का संकट पैदा होता है जो मेरी नजर में इस पूरे पतन का सबसे बड़ा कारण था। बेजागीरी का संकट मतलब जागीरें खत्म हो गई? देखिए, ये सीधा सा डिमांड और सप्लाई का गणित था। अकबर के समय जो मनसबदार सिर्फ 1800 के आसपास थे
औरंगजेब के समय तक उनकी संख्या बढ़कर 14,500 पार कर गई। सबको पद दे दिए गए, लेकिन वेतन के रूप में बांटने के लिए उपजाऊ जागीरें बची ही नहीं थी। सही कहा, जो जमीनें थी भी उनकी जमा यानी कागजों पर अनुमानित आय बहुत ज्यादा दिखाई गई थी, लेकिन जब मनसबदार वहां से हासिल यानी असली वसूली करने जाते तो आधा पैसा भी नहीं निकलता था। रुको एक मिनट, अगर जमीनें कम पड़ रही थीं और वसूली नहीं हो पा रही थी, तो इसका सीधा असर तो आम किसानों पर पड़ा होगा। जागीरदार अपनी आय कैसे पूरी कर रहे थे? यही तो सबसे खौफनाक बात थी। इस भारी अंतर का असर उस इंसान पर पड़ा जो इस पूरे सिस्टम की सबसे निचली सीढ़ी पर था, यानी आम किसान। अब जरा उस जागीरदार की मानसिकता को समझिए, जिसे पता है कि उसका वेतन पूरा नहीं पड़ रहा और उसे किसी भी वक्त यहां से ट्रांसफर किया जा सकता है। वो जमीन में कुआं क्यों खुदवाएगा? वो बीजों में निवेश क्यों करेगा? बिल्कुल। इसकी बजाय जागीरदारों ने एक क्रूर और अल्पकालिक लूट मचा दी। उन्होंने किसानों से जो कुछ भी छीना जा सकता था छीन लिया। कृषि का पूरा ढांचा चरमरा गया। और जब पेट पर लात पड़ती है तो वफादारी के सारे नियम टूट जाते हैं। इसी भयानक शोषण का नतीजा था कि साम्राज्य के अलग अलग कोनों में जाट, सतनामी और मराठा जैसे बड़े कृषक विद्रोह भड़क उठे। हाँ, साम्राज्य का इंजन अब धुआं दे रहा था। लेकिन यहाँ ऐतिहासिक विश्लेषणों में एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट देखने को मिलती है। कैसी डिबेट? ये कि क्या 18वीं सदी का ये समय सिर्फ मुगलों का पतन था और क्या इसे एक अंधकार युग माना जाना चाहिए? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं? ये एक जटिल सवाल है और इतिहासकारों के इसके बारे में दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। अलीगढ़ स्कूल, जिसमें सतीश चंद्र और इरफान हबीब जैसे दिग्गज शामिल हैं, इसे एक स्पष्ट सिस्टमिक फेलियर या प्रणालीगत विफलता मानते हैं। मतलब उनके हिसाब से ये अंधकार युग था। हाँ, उनका तर्क है कि जागीरदारी और कृषि संकट ने पूरे सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर दिया, इसलिए मुगलों का गिरना भारत के लिए एक अंधकार युग की शुरुआत था। लेकिन वही मुजफ्फर आलम और C.A. बेली जैसे रिविजनिस्ट या संशोधनवादी इतिहासकार इस थ्योरी को पलट देते हैं। बिल्कुल। उनका कहना है कि दिल्ली जल रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा भारत जल रहा था। वो इसे एक अंधकार युग नहीं, बल्कि सत्ता के विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में देखते हैं। हाँ, अगर आप उस समय अवध, बंगाल या हैदराबाद को देखें तो वहाँ एक नया आर्थिक उछाल आ रहा था। सही कहा। कला और व्यापार दिल्ली से खिसक कर इन क्षेत्रीय राजधानियों में जा रहा था और इसी विकेंद्रीकरण को समझने के लिए महान फर्म सिद्धांत यानी ग्रेट फर्म थ्योरी सबसे अहम है। महान फर्म सिद्धांत मतलब बड़े बिजनेस घराने? हाँ, इसे आप मध्यकालीन भारत की वॉल स्ट्रीट के रूप में देख सकते हैं। उस दौर के जो स्वदेशी बैंकर और बड़े फाइनेंसर थे, जैसे जगत सेठ, वो बहुत ही व्यावहारिक लोग थे। उन्होंने देखा कि मुगलों का हेडक्वार्टर अब व्यापारिक रास्तों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है और लगातार घाटे में है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। क्या फैसला? उन्होंने मुगलों को कर्ज और आर्थिक समर्थन देना पूरी तरह बंद कर दिया। अरे ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये तो बिल्कुल एक वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह सोचना हुआ। बिल्कुल। जब आपको लगता है कि आपकी पुरानी कंपनी डूब रही है तो आप अपना सारा पैसा और क्रेडिट लाइन वहां से खींच लेते हैं और उसे नई मुनाफा कमाने वाली रीजनल कंपनियों में डाल देते हैं। एकदम सही एनालॉजी है। इन बैंकरों ने अपना पैसा अवध के नवाबों, बंगाल और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ मोड़ दिया। मतलब सत्ता और तलवार बाद में हारी, पैसा वहां से पहले ही जा चुका था। हाँ, और इस वित्तीय विस्थापन ने मुगलों की कमर तोड़ दी। केंद्र इतना खोखला हो गया कि 3 तरह के नए राज्य उभर कर सामने आए। कौन कौन से? पहले थे उत्तराधिकारी राज्य जैसे बंगाल और अवध, जिन्हें खुद मुगल गवर्नरों ने अलग कर लिया था। दूसरे थे वतन जागीरें, जहां राजपूतों ने अपनी स्वायत्ता वापस ले ली। और तीसरे थे मराठा और सिखों जैसे विद्रोही राज्य, जिन्होंने हथियार उठाकर अपनी सत्ता कायम की। और इस अंदरूनी विखंडन के बीच 1739 में नादिर शाह का भयानक हमला होता है। हाँ, करनाल के युद्ध में मुगलों की हार, दिल्ली में कत्लेआम और नादिर शाह का मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट कर ले जाना। ये दुनिया को बताने का एक बहुत क्रूर तरीका था कि मुगल अब सिर्फ नाम के शासक रह गए हैं। और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। ये सब एक ऐसे माहौल को जन्म दे रहा था जहां मुगल संप्रभुता सिर्फ एक भ्रम बन गई थी, एक इल्यूजन। बिल्कुल।
19वीं सदी तक आते आते अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर लाल किले की दीवारों के अंदर कैद होकर रह गए थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर पल रहे थे। हाँ, और उनका दरबार सिर्फ गजलों, मुशायरों और पुराने शिष्टाचार का एक खाली नाटक बन चुका था। सिंहासन तो था, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं थी। और इस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ने का काम 1857 के विद्रोह ने किया। सही कहा। एनफील्ड राइफल के कारतूसों ने सिर्फ एक तात्कालिक चिंगारी का काम किया, लेकिन इसके पीछे दशकों का गुस्सा था। जब सिपाहियों ने बगावत की तो उन्हें महसूस हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें किसी ऐतिहासिक चेहरे, किसी वैध संप्रभुता की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने 82 साल के कमजोर और अनिच्छुक बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। ये मुगल साम्राज्य की राख से उठी आखिरी लपट थी। लेकिन उस लपट को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद मेजर हॉटसन ने खूनी दरवाजे पर जफर के बेटों को गोली मार दी। और उसके बाद 1858 में जो कानूनी ड्रामा हुआ, वो इतिहास के सबसे बड़े पैराडॉक्स में से एक है। बहादुर शाह जफर पर दीवाने खास में मुकदमा चलाया गया, उसी हॉल में जहां कभी मुगल बादशाह दुनिया भर के फैसले सुनाते थे। जरा इस कानूनी पैतरेबाजी को समझिए। ये तो एक अजीब विडंबना है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कागजों पर मुगलों की दीवान थी, जिसने मुगल बादशाह के फरमान से बंगाल में टैक्स वसूलने का अधिकार पाया था, हाँ, वही कंपनी अब अपनी ही सम्राट पर देशद्रोह का मुकदमा चला रही थी। मतलब किराएदार ने मकान मालिक को घर से निकाल दिया और उल्टा उसी पर गैर कानूनी तरीके से घर में घुसने का केस कर दिया। ये कानूनी मुकदमा दरअसल एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। ब्रिटिश सत्ता ये साबित करना चाहती थी कि अब मुगल संप्रभुता खत्म हो चुकी है और अब जफर एक सम्राट नहीं बल्कि महज एक ब्रिटिश प्रजा हैं। इस फैसले के बाद जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में एक गुमनाम मौत के साथ तैमूरी राजवंश का आधिकारिक रूप से अंत हो गया। लेकिन इस खाली हुए सिंहासन को अब एक नए आधुनिक वास्तुकार की जरूरत थी। 1857 के विद्रोह ने लंदन को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल, और ये साफ कर दिया था कि एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी इतने विशाल देश को नहीं संभाल सकती। और तब आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। हाँ, इसे कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब 250 साल के शासन को एक झटके में खत्म कर दिया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला कंपनी का पुराना ढांचा था, उसे पूरी तरह भंग कर दिया गया। तो सत्ता का सीधा हस्तांतरण हुआ और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। एकदम सही। और प्रशासन को चलाने के लिए लंदन और कलकत्ता में एक नई हायरार्की बनाई गई। लंदन में भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था। और भारत में उसकी मदद के लिए एक 15 सदस्यों की काउंसिल बनी और भारत में इस क्राउन के नुमाइंदे को वायसराय का नाम दिया गया, जो पहले लॉर्ड कैनिंग बने। तो इस 1858 के अधिनियम ने भारत में एक अत्यधिक केंद्रीकृत और व्यवस्थित ब्रिटिश राज की स्थापना की। हाँ, व्यवस्था तो बनी, लेकिन क्या सच में कुछ बदला? वही मैं सोच रही थी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिर्फ मैनेजमेंट में हुआ एक बदलाव था। बिल्कुल, इस नए केंद्रीकृत प्रशासन में भारतीयों की कोई आवाज नहीं थी, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। 1857 के विद्रोह का जो मूल कारण था, किसानों का शोषण, भारी लगान और आर्थिक लूट, वो सब तो खत्म नहीं हुआ ना? नहीं, साम्राज्यवादी लूट जारी रही। बस अब वो एक कंपनी के लालच की जगह एक ब्रिटिश संसद के कानून और अधिक व्यवस्थित रूप में सामने आ गई। इतिहास का चक्र कुछ इसी तरह घूमता है। हाँ, जब हम 16वीं सदी से 19वीं सदी तक के इस पूरे सफर को देखते हैं तो एक बात बहुत साफ तौर पर उभर कर आती है। वो क्या? कि राजवंश बदलते रहे, राजधानियां बदल गईं, लेकिन प्रशासन का जो डीएनए शेरशाह सूरी ने परगना और जमीनी राजस्व व्यवस्था के रूप में तैयार किया था और जिसे मुगलों ने इतना विशाल रूप दिया, उसका ब्लूप्रिंट सदियों तक जीवित रहा। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी उसी जमीनी प्रशासन के ढांचे को अपने हिसाब से ढालकर इस्तेमाल किया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सबक है। कोई भी साम्राज्य चाहे कितना भी अजय क्यों ना लगे, अगर उसका आर्थिक ढांचा कमजोर पड़ने लगे, अगर वो अपने अंदरूनी वर्गों का अंधाधुंध शोषण करने लगे, और सबसे जरूरी बात, अगर वो बदलते समय के साथ अपनी शासन प्रणाली और सोच को नया रूप न दे सके, तो अंततः उसका पतन निश्चित है। बिल्कुल सही बात है। और स्रोतों की इस विस्तृत चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। हाँ, जरूर। जरा सोचिए,
अगर सदियों पहले बने प्रशासन और राजस्व वसूली के तरीके आज तक हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, तो हमारे आज के दौर का ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जो सरकारों के बदलने के बाद भी आने वाली कई सदियों तक कायम रहेगा? बहुत ही गहरा सवाल है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।